नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण आज भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखी। पहले 2 घंटों के भीतर ही सभी बीएसई लिस्टेड कंपनियों के कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो उसमें 11 लाख करोड़ रुपए की गिरावट है। अब आगे क्या होगा जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आज बात करेंगे ईपीएफओ की। ईपीएफओ के 7.5 करोड़ मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई। ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम के ऑटो सेटलमेंट की लिमिट बढ़ाई। क्या है इसके मायने, जानेंगे आज के मनी सेंट्रल। इसके अलावा आज बात करेंगे एचयूएल और नेस्ले के Q4 के नतीजों से पता चल रहा है कि बढ़ती महंगाई की मार एफएमसीजी कंपनियों पर पड़ी। चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण आज भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखी गई। ट्रेडिंग सेशन के पहले 2 घंटों के भीतर ही बीएसई लिस्टेड कंपनियों के कंबाइंड मार्केट कैप में 11 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। सर, क्या है इसके कारण अचानक बिकवाली देखी गई? कहा जा रहा है कि एशियन बाजार अच्छी खासी तेजी के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा सर, ग्लोबल अगर अनसर्टेनिटीज वाला मामला भी इसमें जोड़ें, ग्लोबल मार्केट्स वाला जो सिनेरियो अगर इसमें जोड़ें तो कहा जा रहा था कि अमेरिका और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक था। सर, भारतीय शेयर बाजार में देखिए, अगर उसका हम लोगों ने कंपैरिजन भी किया था अमेरिकी शेयर बाजार से, डाउ से कीजिए, नैस्डैक से कीजिए और भारतीय शेयर बाजार की कीजिए, यानी निफ्टी की कीजिए, बैंक निफ्टी की कीजिए, तो यहाँ 8 से 10% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही थी भारतीय शेयर बाजार में और वहाँ 8 से 10% का गिरावट था। लेकिन अचानक सर ऐसा क्या हुआ? और उसके साथ ही सर एफआईआईज की जो खरीदारी है सर 3200 करोड़, माफ़ कीजिएगा 32,000 करोड़ की खरीदारी हुई है। तमाम एंगल को समझाइए सर। नहीं, बिल्कुल देखिए, आज इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो गिरावट दिखाई दी वो मॉर्निंग के सेशन में तेज एक गिरावट थी। 1200 पॉइंट तक सेंसेक्स गया था और एक बड़ी बिकवाली दिखाई दी। आपने बताया कि 11 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स की पूंजी एक झटके में स्वाहा हो गई और उसके पीछे पूरी वजह भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के तनाव पैदा हुआ है, जंग जैसे हालात जो पैदा हुए हैं दोनों देशों के बीच पहलगाम की घटना के बाद, उसकी वजह से मार्केट्स पर नेगेटिव असर दिखाई दिया। उसका पूरी तौर पर एक झटके में मार्केट्स में अच्छा खासा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन चीन की तरफ से एक खबर आई जिसमें यह कहा गया कि चीन अमेरिका के साथ जो अपने टैरिफ हैं उनको कम करने पर विचार कर सकता है कुछ प्रोडक्ट्स पर जी। इसके बाद हमने ये देखा कि मार्केट्स में रिकवरी आई और मार्केट एक बार ऊपर चढ़े। हालांकि फिर बाद में थोड़ी सी और गिरावट आकर मार्केट्स बंद हुए। लगभग आप समझिए कि 0.86% निफ्टी 207 अंक गिरकर 23,039 पॉइंट के आसपास बंद हुआ। तो थोड़ी रिकवरी मार्केट में चीन के एक कदम की वजह से संभवतः आती हुई दिखाई दी। लेकिन ओवरऑल बाजार पर जो खतरा है इस वक्त, वो सबसे बड़ा खतरा दोनों देशों के बीच जंग का है। उसका क्या असर होगा, इकोनॉमी पर क्या असर होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या असर होगा, कंपनियों के कारोबार पर क्या असर होगा, कितनी लंबी जंग छिड़ेगी, क्या एक फुल फ्लेजेड वॉर की शक्ल ले सकती है दोनों देशों का तनाव। जिस तरह का आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, 28 टूरिस्ट का जो है जिस तरह से जघन्य तौर पर हत्या की गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारकर गोली उनको, तो वो एक गंभीर मामला है। सरकार इसको हल्के में नहीं लेना चाहती और आज भी सुबह से चाहे गृह मंत्री हों या बाकी दूसरे जो सिक्योरिटी से जुड़े ऑपरेटर्स हों, चारों तरफ मीटिंग्स का दौर जारी है, रक्षा तैयारियां चल रही हैं। आपका युद्धाभ्यास आक्रमण करके एयरफोर्स ने शुरू किया है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से शिमला समझौते को सस्पेंड कर दिया। भारत ने कल जो आपका जो रिवर समझौता था उसको पूरी की तरह से उसको खारिज कर दिया। शिमला समझौता पाकिस्तान ने उसको सस्पेंड कर दिया और जैसे भारत ने प्रतिबंध लगाए कि वीज़ा रद्द कर दिए, सारे नागरिकों को वापस जाने के लिए बोल दिया,
सेम वैसे ही कदम पाकिस्तान ने भी भारत के अगेंस्ट उठाए। तो कुल मिला के दोनों देशों के बीच हालात बेहद इस वक्त गंभीर हैं। माना यह जा रहा है कि भारत की तरफ से कभी भी कोई भी एक बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक, भारत चूंकि डिप्लोमेटिक कदम, इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने सस्पेंड कर दी, वो एक डिप्लोमेटिक, जिस पर पाकिस्तान ने कहा सर कि इट्स जस्ट लाइक अ वॉर, हाँ, इसको एक्ट ऑफ वॉर का पाकिस्तान ने दर्जा दिया। और अब मिलिट्री एक्शन का एक इंतजार हो रहा है। पाकिस्तान में पूरे में एक तरह से डर का माहौल पैदा है। वहाँ पे भी सिक्योरिटी, पूरी रक्षा की तैयारियां पाकिस्तान अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन भारत का किस तरह का एक्शन होगा ये तय है। किस लेवल पे होगा, क्या क्रॉस बॉर्डर एक्शन होगा, क्या पीओके में भारतीय सेनाएं दाखिल होंगी, ये वो चीज़ें हैं जो तमाम आशंकाएं भी पैदा कर रही हैं। और एक तरह से पूरा देश में जिस तरह का क्रोध है, उसके बाद ऐसा लगता है कि सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। सर वहाँ के भी, पाकिस्तान के अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो वहाँ भी स्थिति कुछ बेहतर दिख नहीं रही है। आज भी देखिए 2500 पॉइंट्स का, पाकिस्तान में हालात ज़्यादा ख़राब हैं जी। अगर कुछ उस पर आप, बिल्कुल, पाकिस्तान में आज तो ट्रेडिंग ही हॉल्ट हो गई पूरी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बिकवाली ना हो, इसलिए पूरी उसकी साइट को ही, जो KSE है, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100, उसकी साइट ही पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई, बंद हो गई। तो पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान में आप ये समझिए कि स्टॉकिंग करने के लिए लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घर पे सामान, राशन, रसद सब इकट्ठा कर लीजिए, कितनी लंबी जंग चले क्या हो, हड़बड़ी, भय, ये सब पूरा पाकिस्तान के नागरिकों में नज़र आ रहा है। पूरी सरकार जो है पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ की, और जो जनरल असीम मुनीर हैं, पूरे का पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक क्या स्टॉक होल्ड करेंगे सर? जब आटा 500 रुपये किलो हो, पेट्रोल अगर 500 रुपये लीटर हो, तो क्या ही स्टॉक उसको कर पाएंगे जब खस्ता हाल इकॉनमी है, खस्ता हाल इकॉनमी बेताब हैं। तो वहाँ पे धंधा ही यही है। जब आपके पास रोजगार नहीं है, जब हाईली रेडिकलाइज्ड सोसाइटी है पाकिस्तान की, तो वहाँ पर अब उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। एक आसान तरीका ये है कि मदरसों में जाइए, मदरसों में जाके रेडिकलाइज्ड होइए, और रेडिकलाइज्ड होके फिर वो एक फैक्ट्री जिस तरह से होती है उसकी शक्ल ले ली है रेडिकलाइजेशन ने पाकिस्तान में। मैं सीधे सीधे इसको सर ब्रेन वॉश के रूप में देखता हूं कि जिस तरह से नए जो यंग जनरेशन है उसको पढ़ाई लिखाई की तरफ ना मोड़कर सीधे ये कहना कि आपका जो देश है वो खतरे में है, उसको सबसे बड़ा जो खतरा है वो भारत से है, और इस तरह से उसको मोबिलाइज करना। और जिस तरह से आपसे चर्चा हो रही थी सर, आप कह रहे थे कि जिस तरह से हमारे 28 नागरिकों को मारा गया सर, उसके बाद उनसे कहा गया कि जाति या धर्म, मतलब जाति ना पूछकर धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई। उसमें कोई अगर दूसरे समुदाय के भी दिखे सर, ईसाई धर्म के भी, तो उनको भी फ़लस्तीन का उदाहरण दिया गया। मतलब कि कहना चाह रहा हूँ मैं सर कि वो फुल्ली अवेयर हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ R&D, कहाँ ये सब चीज़ हो सकता है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। सीधे फ़लस्तीन और ये कहना हिंदू। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर ने एक तकरीर की थी, उसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम आर टू बोथ डिफरेंट नेशनैलिटीज़, टू बोथ डिफरेंट नेशंस, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमने एक जिन्ना की अगुवाई में एक ज़बरदस्त इंसेसेंट स्ट्रगल किया टू बिल्ड अ डिफरेंट नेशन, है ना, ऑन मुस्लिम आइडेंटिटीज़। तो वो उस स्पीच के, और बहुत सारे लोग जो जानकार हैं वो उस स्पीच से इस अटैक को लिंक कर रहे हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाही रग है। शाही रग मतलब जगलर वेन है, जो गले की आपकी नस होती है, जिसको काट दीजिए तो इंसान जिंदा नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कश्मीर पाकिस्तान की जगलर वेन है। तो वो जो पूरी कहानी है, माना यह जाता है कि उसके बाद प्रोवोकेशन इस तरह का दिया गया, इंडिकेशन दिया गया कि अब आप जाएं कश्मीर पे या निहत्थे लोगों पर। प्रवीण सर, कहानी में एक और एंगल भी है। देखिए JD वेंस उस समय ना भारत के दौरे पर थे। उस समय ऐसी स्थिति क्रिएट करना, इसके पहले भी आपसे चर्चा होती रही है, तो आपने कहा था कि जब ट्रंप साहब आ रहे थे या उनकी जो बेटी आ रही थी, तो उस समय दिल्ली में दंगे किए गए ताकि जो भारत की जो तस्वीर है उसको ऐसी ना दिखाई जाए कि इंडिया इज़ मोर प्रॉस्परस कंट्री, डेवलप्ड
कंट्री और उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ना कि ये दिखाया जाए कि हम दंगे में हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उस पर हम लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर ये भी तो एक तरीका हो सकता है ना कि जेडी वेंस के सामने अपनी जो तस्वीर है उसको गलत पेश करना। बिल्कुल, वो भी है कि जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी इंडिया होते हैं, खासतौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति, तो इस तरह का ट्रेंड हम बार बार देखते हैं कि जबकि कश्मीर में हमले होते हैं या दूसरी जगहों पर आतंकवादी हमले करने की कोशिश की जाती है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईपीएफओ की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब ईपीएफओ मेंबर को बिना कागज के 3 दिन में 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। दरअसल एडवांस क्लेम के ऑटो सेटलमेंट की लिमिट बढ़ गई। लिमिट जो है अब 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए होगी। सर, इस कदम से ईपीएफओ मेंबर्स को क्या फायदा होगा, इसको हम आसान भाषा में आपसे समझना चाहते हैं। बिल्कुल, ये जो है एक बड़ा कदम है और जो सरकार पिछले कई साल से जो पीएफ से रिलेटेड रिफॉर्म है उस पे जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है उसमें ये एक और स्टेप जान पड़ता है, दिखाई देता है। पहले ये लिमिट 50,000 रुपये थी, फिर उसको 1 लाख किया गया और अब 1 लाख से बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए कर दिया गया। सीधे तौर पर 7.5 करोड़ जो ईपीएफ मेंबर आप बता रहे हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। जो ज़रूरतमंद है, जिनको आकस्मिक तौर पर पैसे की ज़रूरत है, वो इस पैसे को निकाल सकते हैं और निकाल कर अपने ज़रूरत पर खर्च कर सकते हैं। आसान प्रक्रिया है, 2-3 दिन के भीतर आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा। तो ये ईपीएफ के रिफॉर्म की दिशा में मैं इसे एक बहुत बड़ा स्टेप मानता हूँ विशाल। जी, तो सर अब जिस मद में आप पैसे निकाल सकते हैं वो भी एक एडिशनल जानकारी दे दें। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, घर की मरम्मत आपको करानी है, या शादी ब्याह वाला मामला हो, या हायर एजुकेशन हो, इन सब क्राइटेरिया में आप अपना जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने बातें बताई हैं इनमें थोड़ा मोटा पैसा लगता भी है सर। और 1 लाख और 50,000, पहले तो आप बता रहे थे सर लिमिट जो 50,000 की थी उसको 1 लाख किया गया, अब फिर 5 लाख किया गया। तो यानी जो बढ़ती महंगाई और जिस तरह से जो पहले न सिर्फ पैसा कम मिलता था, निकलने की भी प्रक्रिया बड़ी कठिन निकालना भी आसान नहीं था। दोनों ही तरह से लोगों को डिस्करेज करने की वो कवायद ज़्यादा जान पड़ती थी कि आप पैसा न निकालें। एक तरह से वो मकसद ठीक भी था, क्योंकि जो पैसा है आपका पीएफ का वो रिटायरमेंट के लिए फ़ंड है, वो लंबे वक्त के लिए फ़ंड है। जो आज आप जोड़ेंगे जिस पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, वो आपको लंबे वक्त में आपके जीवन को सोशल सिक्योरिटी, अर्निंग सिक्योरिटी देने में मददगार साबित होता। पहली बात ये साफ है जी। लेकिन अब चूंकि एक और चीज़ है, लोगों की कमाई बढ़ी है, लोगों में सेंस ऑफ अवेयरनेस है, लोग अवेयर हैं जी। लोग जानते हैं कि पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है, रिटायरमेंट फंड हो या दूसरे तरीके के इन्वेस्टमेंट हो। मौजूदा पीढ़ी कहीं ज़्यादा जागरूक और समझदार है। ऐसे में सरकार का ये मानना है कि चूंकि पैसा आपका है, आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सरकार आपको आपके पैसे पर हक देना चाहती है। उसमें चाहे ऑनलाइन पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया हो कि जहाँ पे आपको किसी तरह के कागज़ को फिल नहीं करना है, हार्ड कॉपी से आपको जमा नहीं करनी, आप ऑनलाइन तरीके से पूरा का पूरा पैसे एम्प्लॉयर के पास नहीं जाना है, एम्प्लॉय के पास नहीं जाना है, यूएन अपडेट नहीं करना है, केवाईसी कैंसिल चेक नहीं लगाना आपको, पासबुक नहीं लगानी। तो सरकार ने, लेबर मिनिस्ट्री ने इस तरह के जो एक एक कदम करके जो बदलाव किए हैं, चाहे एटीएम से आपके पीएफ को निकालने की बात है, यूपीआई से पैसे निकालने की बात हो, 1-1.5 महीने में उसको भी लागू करने के बाद, तो ये कुछ बड़े रेडिकल रिफॉर्म हैं जो सरकार ने आपका जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, ऑर्गेनाइज्ड संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार ने एक ये बड़ी सहूलियत दी है। अब इसमें अगले कदम पे जो कि और बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा वो ये होगा कि जो पीएफ से मिलने वाली पेंशन है, जो कि मिनिमम अभी 1,000 है, अगर सरकार उसको 7,500 रुपये पर लेके जाती है, जिसकी बहुत लंबे वक्त से कवायद चल रही है, अगर वैसा हो जाता है तो आप ये समझिए कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का ये अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा। चलिए प्रवीण सर, ये तो हुआ कि खबर। अब जो जनता या व्यूअर हमारी जो आपसे समझना चाहती है कि देखिए कोई भी कदम लिया जाता है उसके दोनों तरफ के पॉइंट्स होते हैं, प्रो भी कॉन्स भी। इससे हम समझना चाहेंगे सर, जिस तरह से कहा गया कि ये जो कदम उठाया गया है, ईपीएफओ का लिमिट बढ़ाई गई है, तो इससे मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इससे सरकार को कोई घाटा तो नहीं है? सरकार के पास देखिए फंड की कमी जरूर हो सकती है, अगर बड़े पैमाने पर, और जिसके आंकड़े हैं भी हमारे पास कि लगभग
2 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा 2023-24 में निकाला गया है। 22-23 में मुझे जहाँ तक याद, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में करीब 90 लाख लोगों ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट का लाभ उठाया और ठीक उसके एक साल बाद यानी 2024-25 में ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर 2 करोड़ तक हो गया। तो ये निकाली गई रकम मुझे लगता है 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। जी। इससे पहले जो था 2023-24 में वो 1,82,000 करोड़ के आसपास ये रकम शायद थी। तो जो रकम निकालने वाले, जैसे जैसे प्रोसेस आसान हुई है, रकम निकालने वालों का या पीएफ का पैसा निकालने वालों की तादाद भी बढ़ी है, निकाला गया पैसा भी बढ़ा है। अब सरकार चूंकि इस लंबे चौड़ी पूंजी को मैनेज करती है, सीबीटी मैनेज करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, और वो पैसा लगाया जाता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और मार्केट में, वहाँ से क्या रिटर्न उस लेवल का निकलेगा सरकार को, जिससे कि, क्योंकि जो रिटर्न आपका इन्वेस्टमेंट से निकलता है उसी को सरकार बतौर ब्याज जो पीएफ मेंबर्स हैं उनमें बांटती है। क्या रकम, अगर फंड कम होगा तो क्या उस पर रिटर्न कम होगा, और क्या अगर रिटर्न कम होगा तो चूंकि ब्याज दरें पहले से नीचे आना शुरू हो गई हैं, तो क्या आने वाले वक्त में इस पे जो अभी 8% से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, क्या 8% या उसके नीचे चला जाएगा ब्याज? ये एक सवाल जरूर पैदा होता है। सरकार की तरफ से इस पर कुछ अगर बयान आता है या कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो बात देखने वाली होगी इस पर विचार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। भारत की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों ने, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, नेस्ले इंडिया हो गए, उन्होंने अपनी क्वार्टर 4 के जो नतीजे हैं वो पेश किए। एचयूएल का क्वार्टर 4 में मार्जिन जो है घटकर 22.8% रह गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 23.1% था। नेस्ले का भी मार्जिन 25.2% से घटकर 25.6% पे आ गया। टाटा कंज्यूमर का हाल सबसे बुरा रहा, जहां मार्जिन 16% से गिरकर 13.5% पर आ गया। सर, भारत के एफएमसीजी सेक्टर में सब कुछ ठीक है या नहीं? नहीं, एफएमसीजी सेक्टर की चूंकि ये कहानी जो हमने उठाई है, इसके पीछे वजह भी यही है कि रूरल और अर्बन डिमांड की क्या हालत है वो आपको कैसे पता चलती है जी। वो आपको जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उनकी सेल्स, उनके मार्जिन, उनके रेवेन्यू, उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पता चलता है। एचयूएल देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, नेस्ले भी एक बड़ी कंपनी है। दोनों के जो रिजल्ट आए हैं तिमाही, चौथी तिमाही के, माना ये जा रहा था कि क्या चौथी तिमाही में कुछ सुधार दिखाई देगा इकोनॉमी में, और जो कंजम्पशन का जो डेटा है वो दरअसल पूरी की पूरी इकोनॉमी की एक तस्वीर को पेश करता है। कंजम्पशन के डेटा लिंक हैं आपके एफएमसीजी कंपनियों के आंकड़ों के साथ। इसीलिए हमने एफएमसीजी में आपका एचयूएल और नेस्ले जैसी दो जो बड़ी कंपनियां हैं उनके इन आंकड़ों को देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर देश में इस वक्त चल क्या रहा है, क्या डिमांड में कोई सुधार नज़र आ रहा है या नहीं जी। और इसमें जो साफ तौर पर नतीजे जो दिखा रहे हैं वो एक मिला जुला रुख दिखा रहे हैं। जैसे कि एचयूएल का जो प्रॉफिट है वो चौथी तिमाही में 2493 करोड़ रुपए रहा है, जबकि एक साल पहले की इसी तिमाही में 2406 करोड़ रुपए रहा था। लगभग 3.5% का इसमें इजाफा हुआ है। नेस्ले को देखें तो 873 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 934 करोड़ रुपए था। 6.5% की गिरावट नेस्ले के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है। अब दोनों कंपनियों ने कहा क्या है, पूरी जो कमेंट्री की है उसमें कहा क्या है, और उससे उसको समझने की बहुत अहमियत है। एचयूएल ने कहा है कि सबड्यूड डिमांड का उनको सामना करना पड़ रहा है। सबड्यूड डिमांड मतलब हल्की डिमांड, यानी डिमांड में सुस्ती अभी बनी हुई है। कमोडिटी प्राइसेस का जो तेजी है उसका प्रेशर कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। मार्जिन्स को लेके एक दबाव बना हुआ है, दोनों कंपनियों पे है। ठीक है, अर्बन डिमांड जो है वो चौथी तिमाही में भी कमज़ोर रही है, ये एचयूएल ने कहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि रूरल जो इकोनॉमी है वो रेजिलिएंट है, वो अपना टिकाऊपन दिखा रही, वहाँ पर डिमांड ऐसी है जो कि बचाए हुए है कारोबार को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अर्बन रिकवरी की जो बातें आ रही थी, जो कुछ ग्रीन शूट्स हमको दिखाई दे रहे थे दिसंबर के आखिर में जब हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद भी तो ऐसा लग रहा था कि दिसंबर क्वार्टर में कुछ शायद ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं इकोनॉमी में, डिमांड में। लेकिन वैसा अर्बन लेवल पर अगर हम देखें शहरी इलाकों में वो नहीं है। एचयूएल का अगर हम देखें तो लगभग 60% जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो अर्बन इलाकों से आता है, जबकि 40% जो रेवेन्यू है वो ग्रामीण इलाकों से आता है।
सेम जो है हालत बनी हुई है नेस्ले की। जो फैक्टर अभी मैंने HUL के गिनाए, इसी तरह की हालात नेस्ले के साथ भी हैं। जो ऊंचा कॉस्ट है वो प्रेशर डाल रही है कमोडिटीज़ की। इसके बाद लोगों के शहरी इलाकों में जो रहन सहन का खर्च है, लिविंग जो आपका एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात और बेहद महत्वपूर्ण बात कि वेज ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है, यानी लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर डिमांड पे दिख रहा है, इसका असर FMCG सेल्स पर नजर आ रहा है। लेकिन प्रवीण सर, जो हाल फिलहाल में जो रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आए वो तो बड़े सुकून देने वाले थे। सरकार भी कह रही थी कि बहुत अच्छा RBI की उसमें सब्जियों की कीमतों में कमी आई है असल में, वो एक बड़ा फैक्टर है। ओके, जो कहा जा रहा था कि फरवरी में 3.61% था और मार्च में 3.34%। तो इसको, इस डेटा को भी अगर इस कहानी से जोड़कर देखा जाए तो क्या तस्वीर पेश होती है इससे? नहीं, बिल्कुल देखिए, RBI ने जो रेट कट भी किया, RBI ने किया है, और उसके बाद सरकार का जो 12 लाख तक का टैक्स छूट का पूरा जो सौगात है, अब ये दोनों क्लब करके हम अगर इसको देखेंगे तो शायद जो अप्रैल, मई और जून रिवाइवल दिखेगा, यानी Q1 ऑफ करंट फिस्कल ईयर FY 25-26, वहाँ पर हमको डिमांड में रिवाइवल होता हुआ नज़र आ सकता है, खास तौर पर शहरी इलाकों में विचार। ओके। ग्रामीण में तो स्थिति ठीक ठाक ही बताई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में एक तरह से एक फ्लैट आप कहें कि डिमांड बनी हुई है, बिल्कुल गिरावट नहीं आ रही। कम से कम FMCG जो कंपनियों को बचाने में ग्रामीण इलाके मददगार साबित हो रहे हैं। उसमें उन्होंने छोटे पैक निकाले हैं, कई तरीके की जो स्ट्रैटेजीज इन्होंने इम्प्लीमेंट की, लागू की हैं, और उस तरह से ग्रामीण इलाकों में कंपनियां कुछ हद तक उनको सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, चलिए, तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम विषयों पर अपनी जो समझ थी उसको हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।